नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग प्लेटो दर्शन को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। प्लेटो का जो आपके सिलेबस में सिद्धांत है वह है प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। एक ही टॉपिक सिलेबस में रखा गया है और हमें उसको विस्तार से समझना होता है। लेकिन यहां पर प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि प्लेटो जब अपना चिंतन दे रहे थे तो उसके पहले क्या हुआ था। हम सबको ये बात अच्छी तरह से हम लोग समझते भी हैं कि ज्ञान जो है वो कंप्लीटनेस होता है, ज्ञान संपूर्णता में होता है। अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेटो आया और उन्होंने कोई नई चीज दे दी। प्लेटो जो कुछ कह रहे थे वो एक चिंतन धारा का एक रिजल्ट था, परिणाम था। इसलिए अगर हमें प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना है तो हमें यह जानना जरूरी है कि प्लेटो के पहले क्या हुआ था। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी शुरू से ही रहा है कि आप किसी विषय को जब पढ़ें तो उसे संपूर्णता में पढ़ें, कंप्लीट फॉर्मेट में पढ़ें। हम लोग अक्सर ये लाइन सुनते हैं ना कि हमें परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन होता यह है जब हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो परीक्षा में अपने आप अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आज हम लोग प्लेटो को समझने से पहले प्लेटो के पहले क्या हुआ था इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अच्छा लगा कि एक बार आईएएस में सवाल आ गया, ज्ञान और मत में अंतर बताइए। यह सवाल प्लेटो से था, लेकिन इसकी पूरी पृष्ठभूमि प्लेटो के पूर्ववर्ती दार्शनिकों से रही है। इसलिए प्लेटो के पहले क्या हुआ था इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और फिर समझते हैं कि प्लेटो अपना प्रत्यय सिद्धांत किस तरह दे रहे हैं। पश्चात दर्शन में जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो रहा है ग्रीक दर्शन। ग्रीक यूनान में बहुत अलग अलग चिंतक आए और उन्होंने अपने अनुसार अपनी धारणाओं को, अपने कॉन्सेप्ट को बताया। यद्यपि हम लोग शुरुआत करते हैं थेलीस से, जो फर्स्ट फिलोसफर माना जाता है, या कुछ लोग उसको कभी कभी अलंकारिक ढंग से कह देते हैं कि पाश्चात दर्शन का पिता वो है थेलीस। थेलीस ने जब अपना चिंतन शुरू किया तो उसके पहले ग्रीक में अलग अलग तरह के धार्मिक मान्यताएं विकसित हो चुकी थी। ईश्वर पर चर्चा होती थी, उसकी मान्यता स्थापित हो चुकी थी। लेकिन थेलीस में ऐसा क्या था कि उन्हें पाश्चात दर्शन का पिता कहा जाता है। और एक तरह से आज भी हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत थेलीस को समझने से शुरू कर रहे हैं। पहले फिलोसफर थेलीस है। थेलीस ने पहली बार व्यवस्थित ढंग से दो चीजें की जिसके कारण उन्हें दर्शन का पिता कहा गया। पहली बात तो उन्होंने पूरे सृष्टि की व्याख्या एक तत्व से करने का प्रयास किया और उस तत्व को सिद्ध करने के लिए बाकायदा उन्होंने व्यवस्थित तर्क भी दिए। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया का जो मूल तत्व है वह जल है, और वाटर को उन्होंने मूल तत्व मानते हुए ये भी स्पष्ट किया कि क्यों हम जल को मूल तत्व माने। उन्होंने अलग अलग अपने संदर्भों में बहुत अच्छे ढंग से कहा कि अगर हम ऊपर देखें तो पानी है, जमीन के नीचे जाएं तो पानी है, तो हर तरफ जल नजर आ रहा है। इसलिए सृष्टि का मूल तत्व उन्होंने जल को माना। ऐसा नहीं कि थेलीस ने कोई बहुत बड़ी स्थापना कर दी थी या किसी फिलोसफिकल निष्कर्ष से पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्थित चिंतन के आधार पर ग्रीक दर्शन में वह चिंतन की परंपरा शुरू की जो आते आते सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो के आते आते वह स्वर्ण युग में पहुंच गई। तो थेलीस पहले फिलोसफर हैं। थेलीस को आप याद रखें। एक रोचक बात, अक्सर एक सवाल आज भी फिलॉसफी में उठता रहता है। थेलीस पढ़ा रहे थे क्लास में और उनके विद्यार्थी ने पूछा कि क्या फिलॉसफी से हर चीज पाई जा सकती है। अब थेलीस ने कहा कि हाँ, फिलॉसफी से तो हम लोग हर चीज पा सकते हैं। तो उन्होंने ये भी पूछा क्या फिलॉसफी से पैसा कमाया जा सकता है। अब थेलीस शांत हो गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, फिलॉसफी से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे आज भी इतने वर्षों बाद भी फिलॉसफी के सामने यक्ष प्रश्न बना रहता है कि फिलॉसफी पढ़ने से क्या फायदा। और अक्सर एक इस बात जब कहा जाता है कि फिलॉसफी पढ़ने से क्या फायदा, तो उसमें यह बात जुड़ जाती है, क्या फिलॉसफी से पैसे कमाए जा सकते हैं। थेलीस ने कहा हाँ, कमाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी ने कहा कि कमा के दिखाइए आप। तो थेलीस ने क्लास बंद की, 6 महीने का टाइम लिया और फिर उन्होंने फिलॉसफी का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया। उन्हें पता किया कि 6 महीने में कौन सी खेती होती है, तो पता चला अंगूर की खेती होती है। फिर अंगूर के लिए उसने जमीन लीज पर ली
पैसे उधार लिए, 6 महीने खेती किया, फिर उसके बाद जो उसने अंगूर बेचा, उससे जो मुनाफा हुआ उसने जो जमीन लीज पे ली थी वो वापस की, जो पैसा लिया था उधार वो वापस लिया, और शेष पैसे लेकर वो क्लास में पहुंचा। और उसने कहा कि फिलॉसफी चाहे तो पैसा भी कमा सकती है, और उसने यह पैसा क्लास में दिखाया पूरा। लेकिन उसने ये भी कहा कि फिलॉसफी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। इसलिए जब थेलीस को हम लोग पढ़ते हैं तो आप उनका नाम याद रखें, इसलिए ये मैंने घटना बताई। बहरहाल थेलीस ने जल को मूल तत्व माना। उसके बाद ये परंपरा अब आगे बढ़े, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीस, अब इनकी परंपरा में अब मूल तत्व की खोज होने लगी। जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं, थेलीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीस, ये जो परंपरा चल रही है। और इसमें इसके बाद आ रहे हैं पाइथागोरस, जेनेफेनीस, परमेनाइडिस, मेलिसेस, जेनो, हेराक्लाइट्स, एपेंटोक्लिस, डेमोक्रिटस, लुसिफरस, एनेक्सगोरस, सोफिस्ट, सुकरात और फाइनली प्लेटो। तो प्लेटो से पहले यह फिलोसफर्स हुए थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में दार्शनिक चिंतन शुरू किया। अब जैसे एनेक्सिमेंडर ने भी सोचा और उसने कहा कि सृष्टि का जो मूल तत्व है, उन्हें लगता है कि वो कोई असीमित द्रव्य है, और उन्होंने इसको बहुत एक टेक्निकल नाम दिया, एपिरन। और उसके बाद आए एनेक्सिमेनीस, उन्होंने वायु को मूल तत्व माना, और वायु को मूल तत्व मानने के साथ साथ उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या किया कि वायु हर जगह मिलती है, या वायु के अगर हम मान लें मूल तत्व तो हमें एक लॉजिकल आंसर मिल सकता है। अब वायु के आते आते फिर आते हैं पाइथागोरस से हम सब परिचित हैं कि जब आप पहली बार गणित को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, हम लोग क्लास में लगता है कि 6-7 से पाइथागोरस का नाम हम लोग हमको सुनने में आ गया था, और पाइथागोरस के प्रमेय। लेकिन यहां पर पाइथागोरस ने सृष्टि का मूल तत्व संख्या माना, और उन्होंने एक और अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि एक अग्निकुंड है जिसके चारों ओर सभी चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, यहां तक कि सूर्य। इस तरह पाइथागोरस के आते आते एक संख्या को उन्होंने मूल तत्व मान लिया। इसके बाद आते हैं जेनेफेनीस का योगदान तो सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं है। जब हम सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, हम पर्यावरण दर्शन पढ़ते हैं, तब भी इनका उल्लेख किसी न किसी रूप में मिलता है। ये बहुत कम लोगों को ये मतलब सौभाग्य प्राप्त रहता है कि उनका कोई एक स्टेटमेंट या उनकी कोई भी एक व्याख्या जीवन में व्यापक रूप से काम आती है, और इतना ही नहीं, हमेशा प्रासंगिक बनी रहती है। तो जेनेफेनीस के समय बहुत सारे देवी देवताओं का अस्तित्व आ चुका था, और जेनेफेनीस इस बात से चिंतित थे कि यहां पर देवी देवता उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह सामान्य मनुष्य व्यवहार करता है। भारत में भी आप देखेंगे बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख इसी तरह होता है कि जो दुर्बलता एक मनुष्य में पाई जाती है, वैसी दुर्बलता देवताओं में भी मिलने लगती है। तो जेनेफेनीस इससे परेशान थे, और उन्होंने व्यवस्थित करते हुए एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। जेनेफेनीस का कहना था कि जो मूल कारण है, जो देवताओं में अलग अलग मानवीय प्रवृत्तियों को मानना या मानव अनुभूति को उसमें शामिल करना, उसकी वजह से हर इंसान ये मानता है कि देवता उसकी तरह होते हैं। इसलिए जेनेफेनीस ने एक प्रसिद्ध कथन दिया। वो कथन आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो पर्यावरण का दर्शन हो, या फिर हम लोग जो अंतिम फिलोसफर आपके जो सिलेबस में है शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें भी वो जेनेफेनीस का ही जिक्र करेंगे। जेनेफेनीस ने बहुत अच्छी लाइन कही थी। जेनेफेनीस ने कहा कि यदि हाथी, घोड़े, बैल इनके हाथ होते और ये अपने हाथों से ईश्वर का चित्र बना सकते, तो इनका भी ईश्वर हाथी, घोड़ा या बैल ही होता, कोई मनुष्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह था कि जेनेफेनीस कहना चाहते हैं कि मनुष्य को इस बात की गलतफहमी होती है कि ईश्वर उनके जैसा है, जबकि ईश्वर जो है वह मनुष्य की भावनाओं के व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर जो है वो सभी समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से होता है। बाद में सात्र जब अपना मानववादी दर्शन देते हैं तो वहां पर भी वो ये कहते हैं कि मनुष्य को इस बात का भ्रम है कि वो पूरे सृष्टि के केंद्र में है, इसलिए कहते हैं मैं मानववादी नहीं हूं। क्यों नहीं मानववादी हूं? वो इस विशेष दृष्टिकोण से कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मानव की सर्वोच्चता स्थापित होती है और अन्य प्राणियों को द्वितीयक माना जाने लगा है। बहरहाल
ज़ेनोफिनिस से आगे हम लोग की मुलाकात सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी होगी, एथिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तब भी वहां पर हम लोग देखेंगे। अब ज़ेनोफिनिस के आने के बाद अब वो महान फिलोसफर आ रहे हैं पार्मेनाइडिस, जिसके सबसे ज्यादा प्लेटो ऋणी रहे हैं। पार्मेनाइडिस ने दो महत्वपूर्ण बातें कही जो बाद में प्लेटो के दर्शन में मिलती हैं। एक तो ये कि पार्मेनाइडिस कहते हैं सृष्टि का जो मूल तत्व है वो अपरिवर्तनशील है। जो भी सृष्टि का मूल तत्व है उसमें बदलाव नहीं होता है, वो अपरिवर्तनशील है। दूसरा, इस मूल तत्व को हम बुद्धि से जान सकते हैं। और बाद में हम जब प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे प्लेटो जब कहते हैं कि मूल सत्ता प्रत्यय की है और यह प्रत्यय अपरिवर्तनशील है और इसका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। तो यह है पार्मेनाइडिस। पार्मेनाइडिस के बाद आते हैं मेलिसस। मेलिसस ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, वो था सत्य असत का अभाव। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी असत नहीं है, कहीं भी रिक्त स्थान नहीं है। जिसको आज हम लोग सामान्य भाषा में इसको जब कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि में निर्वात कहीं नहीं है, या फिर मैं इसको कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए मजाक में कहता हूं कि सृष्टि, मेलिसस कहता था कि सृष्टि में कहीं भी रिक्त स्थान नहीं है, असत नहीं है। जैसे दिमाग है, दिमाग खाली नहीं रहेगा। यदि आप ज्ञान की बातें नहीं भरोगे तो उसमें कूड़ा भर जाएगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही। इसलिए मेलिसस ने संक्षेप में असत के अभाव का सिद्धांत दिया। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं जैनो। जैनो ने एक रोचक सिद्धांत दिया। उन्होंने गति का खंडन किया। उन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण से यह कहा कि दुनिया में कहीं कोई गति नहीं है और उन्हें एक तार्किक आधार माना। जैसे अगर आप ये कहें कि 2020 में मैं 11th क्लास में था और 2021 में मैं 12th क्लास में पहुंचा तो मैंने तरक्की की। तो जैनो का कहना होगा कि तरक्की कौन से की? एक साल में आप एक जगह थे, दूसरे साल में दूसरी जगह थे, तो सापेक्षिक रूप से तो कहीं गति नहीं हो रही। जैसे वो कहते हैं अगर एक तीर आप चला रहे हो तो अगर एक तीर यहां से चला, 11:01 पे यहां से चला, 11:02 पे दूसरी जगह पहुंचा, तो एक वस्तु एक समय में एक ही जगह है। ये उनकी रोचक थ्योरी थी। तभी बाद में उसका खंडन हो गया, लेकिन जैनों की प्रसिद्धि इसी गति के खंडन से होती है। यहां तक जो परंपरा चली आ रही थी, विशेषकर पार्मेनाइडिस, मेलिसस, जैनो, ये तीनों एक ही परंपरा के थे और इन्होंने अपरिवर्तनशीलता पे बहुत बल दिया, जिसका रिएक्शन हमें होता है हेराक्लाइट्स में। हेराक्लाइट्स ने एक क्रांतिकारी बात कही जो कि पार्मेनाइडिस के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत थी। हेराक्लाइट्स ने कहा कि सृष्टि में कहीं भी स्थिरता नहीं है, समस्त सत्ता परिवर्तनशील है। उन्होंने अपने दर्शन को संभूति का दर्शन कहा, बिकमिंग। लगातार चीजें बदल रही हैं। एक तरफ पार्मेनाइडिस कह रहे थे सत्ता अपरिवर्तनशील है, उसमें बदलाव नहीं होता है, और यहां जस्ट उल्टा हेराक्लाइट्स ने क्या कहा? नहीं, सत्ता परिवर्तनशील है। और उनका प्रसिद्ध कथन है कि एक नदी की धारा में आप 2 बार नहीं नहा सकते। मतलब वो कहते हैं एक नदी की धारा में आप 2 बार गोता लगाते भी और नहीं भी लगाते। तो जैसे आपने डुबकी लगाई, एक धारा आगे निकल गई, दोबारा जब आप डुबकी लगाने जाते हो तो दूसरी धारा आ जाती है। और जब हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध दर्शन आता है, और बौद्ध दर्शन का जो सिद्धांत है अनित्यवाद, उसमें भी क्षणिकवाद में आता है कि हम सत्ता लगातार परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। इसलिए हेराक्लाइट्स दोबारा हमें मिलेंगे जब हम बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे। मेरा घर गंगा नदी के किनारे ही है। हम लोग बचपन से गंगा नदी के सहारे ही कहते हैं बड़े हुए हैं, सुबह नहाना, शाम को नहाना। और जब मैंने हेराक्लाइट्स को पढ़ा और गौतम बुद्ध को पढ़ा, बौद्ध दर्शन को पढ़ा, तब मैं कुछ समय के लिए मुझे निराशा हो गई थी। अरे यार, ये वह नदी नहीं है जिसमें हम कल नहाए थे, ये वो धारा नहीं है, वो लगातार बदल रही है। इसलिए कभी मुझे लगता है कि अच्छा है कि फिलॉसफी जो है वो इंटर के बाद पढ़ाई जाती है। बहरहाल हेराक्लाइट्स ने एक नई धारा दिया। उन्होंने परिवर्तनशीलता को स्थापित करने का प्रयास किया। अब 2 धाराएं मिल गई। एक धारा थी जो मान रही थी कि मूल सत्ता अपरिवर्तनशील है, दूसरी धारा हेराक्लाइट्स की आई जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सत्ता जो है वह परिवर्तनशील है। और बाद में जब प्लेटो को जगत की परिवर्तनशीलता की व्याख्या करनी होगी तो वो हेराक्लाइट्स का ही सहारा लेंगे, हेराक्लाइट्स के सिद्धांत को स्वीकार कर वो आगे बढ़ेंगे।
अब फिर चर्चा आगे बढ़ी कि भाई सृष्टि बनी कैसे, ये प्रश्न फिर वहीं रुका था। तब उसमें एक बड़ा योगदान देते हैं एपेंडोक्लीस। एपेंडोक्लीस ने कहा कि सृष्टि एक तत्व नहीं है, 4 तत्वों से मिलकर बनी है। और उन्होंने अपने पहले के दर्शन को जोड़ते हुए कहा ये 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये वही 4 तत्व हैं जिनका उल्लेख भारतीय परंपरा में भी मिलता रहा है। यह एपेंडोक्लीस कहते हैं कोई एक तत्व नहीं, ये 4 तत्व मिलकर आपस में सृष्टि की रचना करते हैं। एपेंडोक्लीस ने इस बात को तो कह दिया था 4 तत्व हैं, लेकिन ये 4 तत्व कैसे बने, इनके मूल में क्या है, इसका समाधान इसके बाद आते हैं डेमोक्रिटस और ल्यूसिफरस। ये गुरु शिष्य मिलकर परमाणुवाद की स्थापना करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में परमाणुवाद का पहला उल्लेख डेमोक्रिटस के सिद्धांत में मिलता है। उन्होंने कहा सृष्टि के जो मूल तत्व हैं वो अविभाजित परमाणु है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा परमाणु है, और इसी परमाणु से मिलकर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसे भौतिक पदार्थ मिलते हैं, फिर सृष्टि का विकास होता है। इस तरह वेस्टर्न फिलॉसफी थेलीज के जल से होते होते यहां पहुंच गई परमाणुवाद। अब आगे कहा जाए, परमाणु अंतिम स्रोत के तौर पे आ गया। तब इसके समाधान में आते हैं एनेक्सेगोरस। एनेक्सेगोरस ने एक चेतन तत्व की व्याख्या की। उन्होंने कहा एक मूल चेतन तत्व है जिसको उन्होंने नाम दिया नाउस। उस नाउस की वजह से दुनिया में गतिशीलता आती है। और इनका योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है एनेक्सेगोरस का कि इन्होंने भौतिकवादी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति दोनों को वेस्टर्न फिलॉसफी में मिला दिया। अब वेस्टर्न फिलॉसफी में भौतिक रूप में 4 तत्व मिल गए, परमाणु मिल गए, और आध्यात्मिक तौर पर आत्मा या चेतन सत्ता के तौर पर नाउस की उल्लेख हो गया। इस तरह से एक तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी में वह बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रवृत्तियां हमारे सामने आ जाती हैं। जब एक लॉजिकल एंड तक पहुंच गया वेस्टर्न फिलॉसफी, तो भी वहां पर एक तरह से उदासीनता भी आई, और उस उदासीनता को दूर करने में मुख्य योगदान सोफिस्ट फिलॉसफरों का आता है। यद्यपि एनेक्सेगोरस ने चेतना की व्याख्या कर दी थी, लेकिन वो उसका एक लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए बाद में अरस्तु बड़े मजाक में एनेक्सेगोरस की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह किसी नाटक में जो विलेन है, जो खलनायक है, उन्होंने नायक नायिका को बांध रखा है, अचानक कोई चमत्कार होता है, उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं और नायक नायिका मिलकर जो विलेन है, जो खलनायक है, उनका अंत कर देते हैं। उसी तरह अचानक एनेक्सेगोरस का नाउस बीच में आ जाता है। लेकिन बहरहाल चाहे जैसा भी हो, भले लॉजिकल व्याख्या नहीं हो पाई हो, लेकिन एक संतुलित स्वरूप वेस्टर्न फिलॉसफी में आता है। और फिर बाद में एक जो नई धारा आती है सोफिस्ट, उनको यह महसूस हुआ कि यार इतनी चर्चा करने के बाद कि मूल सत्ता क्या है, परिवर्तनशील है कि नहीं है, ये कैसे होता है, तो उन्होंने इसके बजाय उन्होंने ये तय किया कि फिलॉसफी का उपयोग व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त किया जाए। जब हम इथिक्स में विचारकों को पढ़ाते हैं जीएस के 4th पेपर में, तो वहां पर जब इथिकल स्टडी शुरू होती है तो इथिक्स के जो पहला विचारक मैं लेता हूं वो सोफिस्ट को लेता हूं, क्योंकि सोफिस्ट ने व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के लिए दर्शन का प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने जगह जगह अपने स्कूल खोले और उन स्कूलों में वह धन लेकर तर्कशास्त्र की शिक्षा देते थे। होता क्या है कि जहां भी लोकतंत्र होता है वहां लोकतंत्र में बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक बड़ी समस्या यह भी रहती है कि लोकतंत्र में वो पावरफुल होता है जो अच्छा बोलना चाहता है। अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, और अच्छा वक्ता कौन होगा, जो अच्छा तर्कशास्त्री होगा। इसलिए और यूनान में लोकतंत्र था, और लोकतंत्र होने की वजह से सोफिस्टों ने अपने जो स्कूल खोले उसमें वो अच्छा बोलना सिखाते थे, अच्छी तर्कशास्त्र सिखाते थे, और उसके वो पैसे भी लेते थे। जिनको कि सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करना रहता था, जो कुलीन घर के लोग होते थे, वो वहां पढ़ने आते थे। इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, जब लोग लॉजिक पढ़ते हैं तो अक्सर ये बात सामने आती है, किसी चीज को तर्क से सिद्ध करना अलग मामला है, उसका सही या गलत होना अलग मामला रहता है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम भी खड़ी जो अक्सर लोकतंत्र में होती है, जब हर व्यक्ति अपने तर्कों के आधार पर अपनी बातों को सिद्ध करने लगता है तो वास्तविक सत्य क्या है इसको लेके कंफ्यूजन फैल जाता है। जैसे सोफिस्टों ने कहा कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, जो चीज ए के लिए सही है जरूरी नहीं कि वो बी के लिए भी सही हो, इसलिए सत्य आत्मनिष्ठ हो गया। मेरे अनुसार कुछ और सत्य हो सकता है, किसी और के अनुसार कुछ और सत्य हो सकता है। इससे समस्या क्या पैदा होती है, अगर सत्य इस तरह बदलता रहेगा
तो वहां पर संदेहवाद पैदा होगा, संशय पैदा, और ये पूरी दुनिया के लोकतंत्र में होता है। आज भी देखिए भारत में हम लोग देख सकते हैं कि अगर तर्क से हर नेतृत्वकर्ता अपनी बात सिद्ध करता है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप का भारत आना सही या गलत, कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं सही, उनके अपने तर्क हैं लोकतंत्र में, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये गलत है पूरा। तो यही स्थिति हम देखते हैं ग्रीक चिंतन में। सोफिस्ट फिलोसफरों ने जगह जगह सिद्ध किया। उनको यहां तक कहना था कि भाई किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, अगर आप ज्ञान प्राप्त कर भी लें तो उसे बताया नहीं जा सकता है। इस तरह कहकर ग्रीक चिंतन या पाश्चात्य दर्शन में पहले बार संशयवाद की झलक मिलने लगती है, और ये इन्हें कभी कभी सोफिस्टों की आलोचना भी होती है, और इन्हें आध्यात्मिक द्रव्यों का सौदागर भी कहा जाने लगा है। आज जो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं, उसका एक उदाहरण भी है, जो कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, कहते हैं उसके जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सोफिस्ट दर्शन में ही मिलता रहा है। इस तरह सोफिस्टों के दर्शन आते आते, सोफिस्ट दर्शन आते आते ग्रीक चिंतन में व्यवहारिक मुद्दों पर ज्यादा बल दिया जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई कि ज्ञान का उद्देश्य, नॉलेज का उद्देश्य भी सुख प्राप्त होने लगा, सुख को माना जाने लगा, और क्या कहा, अनुभव को विशेष महत्व दिया जाने लगा, और कहा भी गया कि कोई भी एक सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं होता है। ये सोफिस्ट हैं। जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो सोफिस्ट के अनुभव को स्वीकार करेंगे, और जब उनको जगत की व्याख्या करनी होगी तो सोफिस्टों के अनुभववादी चिंतन को आधार मानेंगे। इसके बाद वो महान फिलोसफर आते हैं जिसका सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी ही नहीं, भारतीय दर्शन ही नहीं, पूरा विश्व ऋणी है। वो है सुकरात। जिसने फिलॉसफी नहीं पढ़ी हो, अगर उससे पूछा जाए कि विदेशों के एक फिलॉसफर, कोई विदेशी एक फिलॉसफर का नाम बताओ, तो जो पहला नाम आता है वो आता है सुकरात का। भले सुकरात आईएएस के सिलेबस में नहीं रखे गए हैं फिलॉसफी में, लेकिन सुकरात का योगदान ये है कि उन्होंने यूरोप में, यूनान में चिंतन धारा, दर्शन के प्रति एक विश्वास पूरी दुनिया में पैदा किया। अगर कहते सुकरात नहीं होते तो शायद ज्ञान की इतनी अच्छी परंपरा बाद में नहीं आती जो प्लेटो अरस्तु से होते हुए आगे हो गई। अब देखिए सुकरात आ रहे हैं, सोफिस्ट का माहौल है। सुकरात वो पैसा लेके पढ़ाते थे, सुकरात निःशुल्क पढ़ाते थे, और ऐसी सड़क पे खड़े होकर नौजवानों से बातचीत करते थे। वो उन्होंने कहा था, सोफिस्ट ने कहा था कि ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है। सोफिस्टों ने कहा ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है, और सुकरात क्या कह रहे हैं, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। और उन्होंने कहा सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, उन्होंने कहा सद्गुण है ज्ञान प्राप्त, ज्ञान ही सद्गुण है। इस तरह सुकरात ने एक चिंतन धारा का जो विकास किया, उसने ज्ञान को दोबारा प्रतिष्ठित किया। दूसरा सुकरात का योगदान यह भी है कि उन्होंने ज्ञान के आधार के लिए संप्रत्यय शब्द का इस्तेमाल, कॉन्सेप्ट कि ज्ञान का आधार संप्रत्यय है। बाद में जब प्लेटो अपना प्रत्यय सिद्धांत देते हैं तो वो प्रत्यय सिद्धांत संप्रत्यय का ही परिमार्जित स्वरूप है। आगे हम लोग देखेंगे, सुकरात ने कहा था किसी वस्तु को देखने से जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार बनते, जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो ज्ञान का आधार है। इसी को प्लेटो ने और डेवलप किया। उन्होंने कहा जो आइडिया, जो प्रत्यय है, ये हमारे मस्तिष्क में भी रहता है और बाह्य जगत में भी पाया जाता है। बहरहाल अभी हम लोग थोड़ा सी सुकरात की बात कर रहे हैं, तो सुकरात का जो दूसरा योगदान था, वो योगदान था संप्रत्यय की अवधारणा। एक उन्होंने संवाद शैली भी दी। सुकरात जो है वो बातचीत के तरीके करके, प्रश्न उत्पन्न करके, वो जवाब देकर कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। एक उदाहरण मैं उनका देता हूं जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक भी होता है, जो आपको समझ में आएगा कि सुकरात के चिंतन की विशेषता क्या थी। सुकरात ने अपने विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मिल जाए कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी ना पाना चाहो तुम? अब बच्चे बड़े चौंके कि भाई कौन सी एक चीज जो हमें मिल जाए। रोचक बात यह है, आज भी 2500 साल बाद भी पूछा जाए तो शायद वही जवाब आएगा जो उस समय सुकरात के विद्यार्थियों ने दिया। विद्यार्थियों ने एक साथ कहा, आप भी सोच सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक चीज आपको मिल जाए उसके बाद आपको कोई और चीज पाने की इच्छा ना हो। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में वही आ रहा होगा, सुख मिल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज तो हम सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो सुकरात के विद्यार्थियों ने कहा कि हमें सुख चाहिए। फिर सुकरात ने कहा कि तुम्हें मेमोरी नहीं चाहिए? तो विद्यार्थियों ने कहा, भाई जब हम सुखी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई चीज याद है कि नहीं याद है। फिर सुकरात ने कहा, तुम्हें नॉलेज भी नहीं चाहिए, ज्ञान भी नहीं चाहिए? फिर विद्यार्थियों ने कहा, अरे सर
जब हम सुखी हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि हमें कोई चीज नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है, क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास मेमोरी है कि नहीं है। तब सुकरात कहते हैं इसका मतलब तुम सीप में बंद घोंगा होना चाहते हो, क्योंकि घोंगा सीप में बंद रहता है, ना उसके पास नॉलेज है, ना उसको मेमोरी है, ना वो तुलना कर सकता है। और उन्होंने कहा जब मेमोरी नहीं होगी, सुख नहीं होगा, मतलब ज्ञान नहीं होगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सुखी हो कि नहीं हो। इस तरह सुकरात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ज्ञान सुखी सब कुछ नहीं है, बल्कि अगर हम नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, हम अपने को इतिहास को जान लेंगे, तब अपने आप सुखी हो जाएंगे। लास्ट में कहते हैं ज्ञान सद्गुण है, जब आप ज्ञानी होते हो तो किसी न किसी अल्टीमेट रूप में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। हम सबको पता है सुकरात का जहर का प्याला दिया गया था। सुकरात पे आरोप यह था कि उन्होंने नौजवानों को बरगलाया है और उनको पूरे मौके दिए गए थे कि सुकरात देश छोड़ के चले जाए, लेकिन सुकरात देश छोड़ के नहीं गए। वो बहुत अच्छा लेक्चर है जो उन्होंने कारण बताया है कि मैं क्यों नहीं भागूंगा। बहरहाल तो उनका उसमें से एक काम बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा आज मैं जान बचा के भाग गया तो लाखों या हजारों नौजवानों का क्या होगा जो मेरी बात पे भरोसा करते थे। जब मैं उसे कहता था कि डरो मत, किसी भी ज्ञान को स्वीकार करने से पहले उसका परीक्षण करो, अपरीक्षण जीवन जीने योग्य नहीं है, और मैं आज चला गया तो उनका भरोसा टूट जाएगा। और इस तरह उन्होंने जहर का प्याला पिया, और जहर का प्याला पीने की जो घटना हुई उसने पूरे ग्रीक को हिला के रख दिया। क्या कोई व्यक्ति इसलिए अपनी जान दे सकता है क्योंकि उसने कहा था? क्या सत्य के लिए कोई मर नहीं सकता है? और इस तरह स्वर्ण युग की शुरुआत हो जाती है ग्रीक चिंतन में। ये सुकरात है। सुकरात यहां हम लोगों ने संक्षेप में देखा क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य है प्लेटो को पढ़ना। हम लोग इथिक्स में पढ़ेंगे तो सुकरात पर हम लोग और विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो प्लेटो से पहले जो थेलीस, एनेक्सिमेनीस, पाइथागोरस, ज़ेनोफोनिस, पार्मेनिdes, मेलिसस, जेनो, हेराक्लाइट, एपेंटोक्लिस, डेमोक्रिटस, एनेक्सिगोरस, सोफिस्ट और सुकरात, इन सब ने जो चिंतन दिया, अब प्लेटो उसको जोड़ रहे हैं। प्लेटो उनको व्यवस्थित करके अपना चिंतन दे रहे हैं। यहां हम उन चीजों को देखने जा रहे हैं अंत में कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया के निर्माण में योगदान दिया। प्लेटो ने पार्मेनिdes से दो बातें ली, एक मूल सत्ता अपरिवर्तनशील है और दूसरा ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। हेराक्लाइट से उन्होंने परिवर्तन को लिया, सोफिस्ट से उन्होंने अनुभव को, और सुकरात से उन्होंने संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को लिया। सुकरात से संप्रत्यय, अनुभव लिया उन्होंने सोफिस्ट से, हेराक्लाइट से परिवर्तन और पार्मेनिdes से अपरिवर्तनशीलता और बुद्धि, और इन सब को उन्होंने जोड़कर अब एक सिद्धांत के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया। इसको भी हम लोग अगर फाइनल करें इसको, तो उन्होंने कहा प्लेटो ने कि जो मूल सत्ता है अपरिवर्तनशील है, जिसे हम बुद्धि से जानते हैं, और वो मूल सत्ता उन्होंने प्रत्यय कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जो परिवर्तनशील है इसको उन्होंने जगत कहा। ये जो अनुभव में आने वाला जगत है वो परिवर्तनशील है, जिसको कि हम अनुभव से जानते हैं, और इस तरह जगत को हम परिवर्तनशील जगत को अनुभव से जान रहे हैं। और यह उन्होंने कहा, इसे उन्होंने मत कहा। जब हम अनुभव से चीजों को समझ रहे हैं तो ये मत है, लेकिन ज्ञान कब होगा? जब हम अपरिवर्तनशील प्रत्यय को बुद्धि के द्वारा जानेंगे तो इसे ज्ञान कहा। तो इस तरह ज्ञान और मत की। और आईएएस ने एक बार बहुत अच्छा सवाल पूछा है,
ज्ञान और मत में अंतर बताइए। तो जो प्लेटो का जो पूर्ववर्ती है, प्लेटो जो पूर्ववर्ती चिंतन हम पढ़ रहे हैं, उस पूर्ववर्ती चिंतन में प्लेटो अपरिवर्तनशील बुद्धि और परिवर्तनशील अनुभव के आधार पर वो व्याख्या कर रहे हैं, और ये सुकरात का जो संप्रत्यय है वही वो प्रत्यय के रूप में व्याख्यायित हो रहा है। इस तरह प्लेटो ज्ञान कह सकते हैं, प्लेटो ज्ञान और परिवर्तनशीलता के आधार पर वो सत्ता, उस सत्ता की व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञान की भी व्याख्या कर रहे हैं, और ये दोनों व्याख्याएं कहां से मिल रही हैं? ये प्लेटो के पूर्ववर्ती चिंतन से मिल रही हैं। तो इस तरह प्लेटो के पूर्ववर्ती दार्शनिकों को हम लोगों ने बहुत संक्षेप में देखा। यद्यपि ये सीधे हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फिलॉसफी आगे बढ़ेगी इन सब की जरूरत बार बार पड़ती रहेगी। इतना ही नहीं, इंडियन फिलॉसफी पढ़ाते समय इन सब की तुलना करने की आवश्यकता पड़ेगी। सामाजिक दर्शन और धर्म दर्शन में भी इनके उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए संक्षेप में आज हम लोगों ने देखा कि प्लेटो के पहले दर्शन जगत में क्या हुआ था। अब इसको समराइज करते हुए अब हम लोग आगे पहुंच रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। धन्यवाद।